हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। साइंस की सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। आइए आज हम बात करेंगे यहाँ पर उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 6 की, यानी तरंग एक परिचय, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर वेव्स एंड इंट्रोडक्शन का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन यानी उसका परिचय क्या है, तरंग किसे कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ध्यातव्य है कि माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ यानी डिस्टर्बेंस को ही क्या कहते हैं, हम तरंग कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको पता चल जाएगा। एक प्रकार से आप ले लीजिए, मान के चलिए ये तालाब है और तालाब को जो है इस प्रकार से हम यहाँ की बजाय यहाँ पर बनाते हैं ना। एक प्रकार से ये तालाब है और तालाब में इस तरह से जो है पानी भरा हुआ है, आपने देखा ये पानी भर गया है ना, इस तरह से। इसमें आप जो है कोई पत्थर का टुकड़ा मार दें, तो अगर इस तरह से कोई पत्थर का टुकड़ा मारते हैं तो क्या होता है, इसमें इस तरह से कुछ वेव्स सी बन जाती हैं, है ना। यहाँ से वेव से कुछ क्या होती है, जनरेट होती हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं, तरंग कहते हैं। यानी ये जो विक्षोभ होता है, उत्पन्न विक्षोभ के कारण जो है ये क्या हुआ है, यहाँ पर तरंग बनी है। तो यही जो है उत्पन्न विक्षोभ को ही क्या कहते हैं, हम तरंग कहते हैं, है ना। तो ये होता है तरंग। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर इसकी जो विविध आयाम है उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, तरंग के विविध आयाम यानी डायमेंशंस ऑफ द वेव्स। तरंग दैर्ध्य यानी वेव्स लेंथ क्या होती है उसको समझते हैं। यानी कि वेव्स लेंथ क्या होती है, जैसे मान चलिए ये हमारी एक ये माध्यम हम कह सकते हैं। इसके बाद में कोई तरंग यहाँ से चली और ऐसे गई और ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, है ना। तो ये जो एक यहाँ से गई और यहाँ तक, यहाँ से फिर यहाँ तक आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक जितनी भी गई है ना ये, तो ये जो दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी एक तरंग दैर्ध्य की दूरी जो है वही हम एक यहाँ से यहाँ एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक, यानी पहले एक जो है इसने सुरंग बनाया, फिर उसके बाद इसने गर्त बनाया। एक सुरंग और एक गर्त बनाते हुए जो है जब पूरी बन जाती है एक पे, यानी जो तरंग है उसे हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य, है ना। तो ये तरंग दैर्ध्य होता है। इसके बाद में क्या होता है, आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या होता है, इसे हम एन से दर्शाते हैं। इसका जब ऐसा मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। अब एन से क्या होता है, देखिए एन सेकंड, यानी किसी सेकंड में कह सकते हैं हम एक सेकंड में ये जो जितनी तरंग दैर्ध्य बनी है, यानी एक सेकंड में कितनी तरंग दैर्ध्य बनी है उनकी संख्या क्या कहलाती है, यानी हम कह सकते हैं उसकी आवृत्ति कहलाती है। जैसे मान के चलिए एक सेकंड में 10 बनी, तो क्या करेंगे, n बराबर 10। तो ये हमारी जो क्या हो गई है, ये तरंग दैर्ध्य की जो संख्या है वही उसकी एक सेकंड में आवृत्ति यानी कहलाती है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या कहलाता है, हर्ट्ज कहलाता है ना। इसके बाद में हम बात करेंगे आवर्तकाल। आवर्तकाल में क्या होता है, देखिएगा ये तो हमारी ये हुई। अब हम बात करते हैं एक तरंग दैर्ध्य को बनने में कितना समय लगा, यानी ये होता है हमारा उसका समय, है ना। तो कितना समय लगा वही होता है हमारा यानी आवर्तकाल, जिसे हम कहते हैं टी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में आता है अब हमारा आयाम। आयाम का मतलब ये होता है कि जितनी ये ऊपर गई और ये जितनी नीचे गई, यानी अधिकतम उच्चतम, यानी अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई, इसे हम जो है क्रस्ट कहते हैं, सुरंग कहते हैं, और इसे हम कहते हैं गर्त, है ना। तो ये जो गर्त है और ये जो सुरंग है, ये जो ऊपर अधिकतम गई है और नीचे निम्नतम यानी अधिकतम नीचे गई है, उसे ही हम कहते हैं क्या, आयाम। यानी इसे हम ए से मतलब प्रदर्शित करते हैं, इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, है ना। तो ये हुआ हमारा कुछ विविध आयाम है इसके तरंग के, ये हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे, देखिएगा तरंग के प्रकार। अब तरंग के प्रकार की हम बात करें, तरंग जो है प्रकार मुख्य रूप से दो भागों में आधारों पर जो है वर्गीकृत किया जाता है। नंबर एक होता है दोलन के आधार पर, यानी दोलन की दिशा जो होती है, यानी किस ओर दोलन कर रही है उसकी दिशा के आधार पर जो है इसको दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, यानी हम जिसे ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। ऐसी तरंगें जिसमें माध्यम के कण जो हैं तरंग के चलने की दिशा के लंबवत सुरंग और गर्त बनाते हुए जो है कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर एक उसका जो है चित्र देखेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए जैसे मान के चलिए ये एक तरंग है ना, ये तरंग चल रही है, देखिए आप देखिए ये चल रही है, इस तरह से ये चल रही है और इस और दिशा है इसकी। अब क्या कर रही है, चल तो इधर रही है, लेकिन इसके जो माध्यम के कण है ना वो या तो ऊपर गमन कर रहे हैं और ये नीचे गमन कर रहे हैं। इसका मतलब यह है लंबवत जो है, और ये लंबवत क्या करती है, इसके जो है शीर्ष यानी क्रैस्ट बनाते हुए और गर्त यानी ध्रुव बनाते हुए जो है ये इसका क्या करती हैं, आगे बढ़ती हैं। तो यही कहलाती है हमारी कौन सी, अनुप्रस्थ तरंगे, यानी हाँ इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। ये कौन सी तरंगें हो सकती हैं, इनकी बात करें तो देखिए प्रकाश की जो तरंगें होती हैं, लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, गामा वेव्स, है ना, और जो इंफ्रारेड होती हैं वेव्स वो वाली, एक्सरेज, ये सब जो किरणें होती हैं इसको हम कहते हैं, यही हमारे इसके जो है मुख्य उदाहरण है। इसके साथ ही साथ क्या होती हैं, जैसे रस्सी में जो रस्सी होती है हमारी वो भी हमारी ये हो जाती है, तो रस्सी में उत्पन्न तरंगें होती हैं, जल की सतह पर उत्पन्न तरंगें होती हैं। तो ये जो है हमारी तरंगें कौन सी होती हैं, ये होती हैं हमारी अनुप्रस्थ तरंगें, है ना। इसकी हम बात करेंगे। देखिए इसके मुख्य विशेषताओं की अगर बात करें तो देखिएगा क्या क्या होती है इनकी मुख्य विशेषताएं।
ये यांत्रिक और अयांत्रिक दोनों हो सकती हैं। अब यांत्रिक कैसे हो सकती है देखिएगा, यांत्रिक यानी जल में उत्पन्न, जैसे यांत्रिक है, रस्सी में उत्पन्न, तो हम कह सकते हैं कि जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है तो वो भी हो सकती हैं, और जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो भी हो सकती हैं। यानी मैकेनिकल भी हो सकती हैं, यानी जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता है। अब देखो, जल में उत्पन्न तरंगें हैं, रस्सी में उत्पन्न तरंगें हैं, तो ये कैसी हैं, यांत्रिक हैं, यानी इनके लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, अन्यथा ये नहीं चल पाएंगी। अगर हम बात करें यहाँ पर अयांत्रिक यानी नॉन मैकेनिकल, तो ये कौन सी होती है, जैसे प्रकाश है, प्रकाश तरंगें हैं, रेडियो तरंगें हैं, गामा तरंगें हैं, अवरक्त तरंगें हैं या एक्सरे हैं। तो ये क्या काम करती हैं, ये इनको जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बिना माध्यम के भी जो है ये गमन करती हैं। जैसे प्रकाश है, अगर प्रकाश जो है सूर्य से जब आ रहा है तो आपने देखा होगा वैक्यूम भी आता है हमारे यहाँ पर कॉस्मोस में, तो जो वैक्यूम को पार कर जाती हैं, इसका मतलब यह है कि जो ये तरंगें हैं, ये प्रकाश तरंगें नॉन मैकेनिकल होती हैं, यानी अयांत्रिक होती हैं, है ना। इसी तरह से आपने रेडियो वेव्स होता है, रेडियो तरंगें आती हैं, गामा तरंगें आती हैं, इस तरह से ये सब तरंगें जो है किस में आती हैं, नॉन मैकेनिकल आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो तरंगें हैं अनुप्रस्थ कैसी हो सकती हैं, यांत्रिक और अयांत्रिक दोनों हो सकती हैं, यानी मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल दोनों हो सकती हैं। इसके अलावा और क्या है, अतः ये केवल ठोसों में ही पूर्णतः उत्पन्न की जाती है। अब पूर्णतः की अगर हम बात करते हैं तो पूर्णतः किस में होती हैं, ये ठोसों में ही उत्पन्न की जा सकती हैं पूर्णतः रूप से, है ना। अन्यथा तो इसमें जो है द्रवों में भी देखेंगे हम, द्रवों में क्या होता है, ऊपरी सतह में हम देख सकते हैं, तो जो ऊपरी की सतह होता है, द्रव में केवल कहाँ होती हैं, ये ऊपरी सतह में उत्पन्न की जा सकती हैं, है ना। गैसों में उत्पन्न नहीं की जा सकती, ये गैसों में उत्पन्न नहीं की जा सकती। तो ये होता है। इसके साथ ही साथ और क्या होता है देखिएगा, इनका ध्रुवीकरण हो सकता है, जैसे प्रकाशीय तरंगों का ध्रुवीकरण, यानी पोलराइजेशन हो सकता है इसका। तो ध्रुवीकरण जो है किस में हो सकता है, हमारा जो हमारी अनुप्रस्थ तरंगें हैं, है ना, तो ये है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर अनुदैर्ध्य तरंगे, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल जो वेव्स होती हैं उनकी, है ना। अब जो है हमारी इसकी बात करेंगे, जो जैसे मान चलिए ऐसी तरंगे जिसके माध्यम से जो है कण तरंग के चलने की दिशा में क्या होते हैं, समानांतर संपीड़न और विलयन करते हुए कंपन करते हैं, तरंग अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। अब जैसे मान चलिए कोई जो है, अभी हम बात करेंगे, जैसे कोई ये इस तरह से जो है क्या कर रही, कोई यहाँ ये वेव्स है, तरंग चल रही है, अब ये गमन भी इस ओर कर रही है, और हमारी जो बात करेंगे जो माध्यम के कण हैं वो क्या करेंगे, वो हमारे इसी ओर ही चलेंगे ऐसे करके, है ना, ऊपर नीचे नहीं चलेंगे, बल्कि कैसे करेंगे, जिस ओर चल रही है ना इसी ओर ही बनाते हुए चलेंगे ऐसे करके, है ना। आगे बढ़ेंगे पीछे आ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे पीछे आ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे पीछे आएंगे। तो इस तरह से जो तरंगे चलती हैं ना, वो हमारी होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपने देखा होगा ये कार्य करती हैं संपीड़न और विलयन पर, है ना। तो संपीड़न और विलयन को देखेंगे इसमें। इसके अगर उदाहरण की बात करें तो ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। भूकंप की कौन सी तरंगें होती हैं, तो ये भी हमारी अनुदैर्ध्य ही होती हैं, जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वो, है ना। स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें जो होती हैं ये भी हमारी अनुदैर्ध्य तरंगें ही होती हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, है ना। तो ये होती है हमारी अनुदैर्ध्य तरंगें। इसमें अगर हम बात करें देखिएगा, इसका जो विलयन और संपीड़न होता है उसको देख लेते हैं एक बार। तो विलयन क्या होता है और संपीड़न क्या होता है ये देखिएगा। देखिए विलयन की जहाँ बात करते हैं तो देखिएगा, जैसे मान के चलिए यहाँ ये है, ये डंडे जो बने हुए आपने देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डंडे जो हैं लगातार, यानी जो पिलर बने हुए एक तरीके से, तो वो कैसे हैं, पास पास बने हुए हैं। और ये अगर आप पिलर की देखें तो ये दूर दूर बने हुए हैं। तो जहाँ पर जो है इनकी दूरी ज़्यादा होती है उसे हम कहते हैं विलयन, है ना, यानी रेयर फ्रैक्शन। और जहाँ तक बात होती है जो पास पास होती है उसे हम कहते हैं संपीड़न, यानी कि कंप्रेशन कहते हैं इसको, है ना। तो ये विलयन हुआ, ये वाला एरिया, इसे हम कह सकते हैं ये वाला एरिया कैसा हुआ विलयन, और ये वाला एरिया कैसे हुआ, ये हुआ आपका संपीड़न, है ना। तो ये होता है। इसकी अगर हम बात करें, इसकी जो मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें जो हैं केवल यांत्रिक होंगी, मैकेनिकल होंगी, यानी इसके लिए आवश्यकता होगी किसकी, माध्यम की। जैसे हमने वहाँ देखा था ना अनुप्रस्थ में, तो उसमें क्या थी, वो मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल दोनों थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल मैकेनिकल होंगी, माध्यम की आवश्यकता होगी। अनुदैर्ध्य तरंगें तीनों माध्यमों में हो सकती हैं, ठोस में, द्रव में और गैस में। वहाँ पर हमने देखा था कि गैस में वो जो है उत्पन्न नहीं होती हैं, यहाँ पर ठोस, द्रव और गैस तीनों में जो है उत्पन्न की जा सकती हैं। साथ ही साथ जो है अगर बात करें अनुदैर्ध्य तरंगों का जो है पोलराइजेशन नहीं होता है, और जबकि हमने देखा था कि है अनुप्रस्थ तरंगों में जो है पोलराइजेशन होता है ना। तो ये बात हमने देखी। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ पर अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगें देखी। ये किस आधार पर थी हमारी, यानी कि जो आधार क्या था हमारा, देखिए यहाँ पर जो है दोलन के आधार पर था, और यहाँ पर हम बात करेंगे अब संचरण के माध्यम के आधार पर। तो दोलन किस तरीके से कर रही है वो हमने देखा। अब बात करेंगे हम संचरण के माध्यम के आधार पर तरंगे, है ना। अब हम देखेंगे, देखिए संचरण के माध्यम के आधार पर तरंगे जो हैं वो होती है हमारी दो तरीके की, कौन कौन सी, यांत्रिक तरंगे,
यांत्रिक मतलब मैकेनिकल तरंगे, इनके संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे हमने अभी देखा था ना, तो ऐसी तरंगे जो माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, यांत्रिक तरंगे कहते हैं। जैसे हमने देखा था ना, ध्वनि तरंगे हैं भाई, ध्वनि तरंगे कैसे होंगी, जब तक जो है कोई माध्यम नहीं होगा ना तो ध्वनि तरंगे नहीं जा सकती हैं। इसी तरह से भूकंपीय तरंगे होती हैं, जो प्राइमरी जो वेव्स होती हैं वो, जल आदि तरंगे, तो ये जो है यांत्रिक तरंगे हैं, है ना। तो ये क्या होती हैं, देखिए इनकी विशेषता की बात करें तो ये इनकी विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरीके की हो सकती हैं। अब अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरीके से कैसे हो सकती हैं, जैसे हमने देखा था ध्वनि तरंगे कैसी होंगी हमारी, अनुदैर्ध्य है। भूकंपीय तरंगे कैसी होगी हमारी, अनुदैर्ध्य है। अगर हम बात करें जल में और रस्सी में जो उत्पन्न है वो कैसी होगी हमारी, वो हो गई अनुप्रस्थ हमारी, जो हमने पहले देखी थी, है ना। तो अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे कौन सी होती है, जल तरंग, रस्सी की तरंगे। अनुदैर्ध्य की बात करें तो कौन सी है, ध्वनि और भूकंपीय तरंगे। तो इस तरह से ये जो है यांत्रिक तरंगे होती हैं। ये तरंगे जो हैं जड़त्व और प्रत्यास्थता के कारण संचालित होती हैं। इसमें क्या होता है, जड़त्व और प्रत्यास्थता, है ना। तो जड़त्व और प्रत्यास्थता के आधार पर जो है इनके कारण जो है संचालित होती हैं। तो इनका जो है संचालित होने का जो है मुख्य आधार क्या है, इनर्शिया और इलास्टिसिटी, यानी प्रत्यास्थता और जड़त्व जो है इसका मुख्य आधार होती हैं, है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिएगा अयांत्रिक तरंगे की, यानी नॉन मैकेनिकल तरंगे कौन सी होती है उसको हम देख लेते हैं एक बार। इनके संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्बाध में भी क्या कर सकती हैं, गमन कर सकती हैं। जैसे हमने देखा था प्रकाश तरंगे, देखा था ना अभी, तो प्रकाश तरंगे हैं हमारी, है ना, या फिर रेडियो तरंगे हैं, या अवरक्त तरंगे हैं, या एक्सरे तरंगे हैं, गामा तरंगे हैं। तो ये कैसी हैं, ये हमारी हैं जो हमारी मतलब इनके लिए क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती किसी की माध्यम की, तो हम कह सकते हैं इसके अयांत्रिक होती हैं। इन्हें जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं। तो अयांत्रिक वाली कौन सी हो गई हैं, इन्हें हम विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश, रेडियो, अवरक्त, एक्सरे, गामा किरणें सब क्या हैं, ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंगे की उदाहरण हैं। अब ये क्या होता है, देखिए ये तरंगे सदैव जो है अनुप्रस्थ होती हैं, सदैव अनुप्रस्थ होंगी, इसमें अनुदैर्ध्य होगी ही नहीं। क्योंकि अनुदैर्ध्य क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो है क्या होता है, इसमें जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं है, अलग है बिल्कुल, है ना। तो ये देखेंगे अनुदैर्ध्य नहीं है, यानी इनका जो गमन है वो कैसे होता है, अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य नहीं। उनका जो गमन होता है लंबवत होता है ना, इनके जो कणों का कैसा होता है, गमन लंबवत होता है। अनुदैर्ध्य, इसलिए ये अनुप्रस्थ होती हैं, अनुदैर्ध्य नहीं होंगी। ये तरंगे जो हैं आवेशहीन होती हैं, चार्जलेस होती हैं, है ना, ये भी ध्यान रखिए की बात है हमारी। तो ये इस तरह से जो है कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर देखी तरंगों के आधार। इसके अगर हम बात करें तरंगों की मुख्य विशेषताएं अगर हम देखें तो वो देखते हैं पूरी की तरीके की क्या है। तरंगों की आवृत्ति और ऊर्जा की तीव्रता में सीधा यानी प्रत्यक्ष संबंध होता है। अब बात करें तरंग की आवृत्ति जो है, अगर हम बात करें तरंग की आवृत्ति, देखा था ना हमने कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रही है। तो अगर हम बात करते हैं आवृत्ति और ऊर्जा की तीव्रता, अब जितनी जो है आवृत्ति होगी, यानी जितनी जो है आवृत्ति होगी ना, हम ये कह रहे हैं कि जितनी जो है जिस तरंग की आवृत्ति होगी उसकी जो है ऊर्जा उतनी तीव्रता होगी। जैसे मान लीजिए आवृत्ति बढ़ गई, तो आवृत्ति बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में जो है चक्रों की संख्या बढ़ गई, उसकी आवृत्ति मतलब जो तरंगदैर्ध्य है ना। तो उससे क्या होगा, उसका मतलब यह है कि वहाँ पर उसकी ऊर्जा भी बढ़ गई है ना। तो देखा होगा आपने। और हम बात करते हैं कि ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अगर और हम बात करें तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो हैं स्पेक्ट्रम आवृत्ति का आरोही क्रम क्या है, यानी विद्युत चुम्बकीय जो स्पेक्ट्रम है उनकी आवृत्ति कैसे कैसे होती है देखिएगा। तो जैसे हमने देखा था ना, जो हमारी आवृत्ति है उनकी आवृत्ति कैसे होती है, बढ़ती है घटती है। तो हम ये देखेंगे कि आवृत्ति जो है किस किरणों की किस सबसे ज़्यादा और किसकी जो है सबसे कम होती है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर गामा किरणें। तो देखिएगा गामा किरणों की जो है वो आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ, जब आवृत्ति सबसे ज़्यादा है तो तीव्रता भी सबसे ज़्यादा होगी, नहीं होगी इसकी, जाहिर सी बात है, क्योंकि सीधा संबंध है ना, आवृत्ति और ऊर्जा में सीधा संबंध है। तो ऊर्जा की तीव्रता और आवृत्ति में सीधा संबंध है। तो जैसे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब गामा की जो आवृत्ति है सबसे ज़्यादा होती है तो हम कहेंगे जिसकी ऊर्जा की तीव्रता भी सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद में हम देखेंगे क्या, एक्सरे सेकंड नंबर पर आती है। इसके बाद में हम बात करते हैं पराबैंगनी, इसके बाद में हम बात करते हैं दृश्य प्रकाश, इसके बाद में हम बात करते हैं अवरक्त, फिर उसके बाद सूक्ष्म तरंगे, इसके बाद रेडियो तरंगे। और इस तरह से जो है ये इनकी क्या होती है, ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम आवृत्ति का जो है ये क्या है, अवरोही क्रम है। इसका मतलब है कि तरंगे जो है, तरंग आवृत्ति जो है वो लगातार इसकी घटती जा रही है और इसी प्रकार से जो है इसकी जो ऊर्जा की तीव्रता है वो भी लगातार घटती जाएगी। तो हम इनमें कह सकते हैं कि कौन सी जो है सबसे ज़्यादा इसमें ताकतवर है, तो ताकतवर कौन सी है, गामा, है ना, इन किरणों में, है ना। तो अगर हम बात करें एक्सरे, पैराबैंगनी और दृश्य प्रकाश में कौन ज़्यादा मतलब इसकी ऊर्जा है, ऊर्जा की तीव्रता सबसे ज़्यादा किसकी है, तो एक्सरे की। अगर हम इनमें तीन में बात करें तो इसमें पराबैंगनी की। तो इस तरह से जो है ये इसका जो है तरंग आवृत्ति पर निर्भर करता है कि उसकी जो है ऊर्जा की तीव्रता क्या है ना। तो ये है, अतः इनकी ऊर्जा भी क्रमशः किसी कैसे होगी, इसी अभिरोही क्रम में ही होगी, है ना। तो ये होता है।
अब हम बात करेंगे यहाँ पर तरंग की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में विपरीत संबंध होता है। क्या मतलब, यानी जो है तरंग आवृत्ति जो है जैसे जैसे बढ़ेगी ना, तो उसकी क्या होगा, तरंग दैर्ध्य क्या होगी, वो कम होती चली जाएगी। भाई जाहिर सी बात है, कोई एक मान लो ये है ना, ये दो स्थान है, अगर ये है ना, अगर ये जो है एक चक्कर ऐसे गया, आ गया और लौट के फिर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, एक चक्कर लगा दिया इसने। अब क्या हो रहा है, जब आवृत्ति एक चक्कर लगा, मान लीजिए 1 मिनट में लगा इसने, एक चक्कर कितने मिनट में लगाया इसने, मान लीजिए 10 मिनट में लगाया। कोई आदमी गया यहाँ से लौट के गया, यहाँ तक गया और फिर लौट के वापस आ गया, तो कितने मिनट में आया ये, मान लीजिए 10 मिनट में आया, है ना। अब ये कह रहे हैं अगर इसकी दूरी कम कर दी जाए, मतलब तरंग दैर्ध्य क्या होता है, लंबाई की दूरी बोलते हैं ना इसकी, तरंग की लंबाई। तो अगर इसकी दूरी मान लीजिए यहाँ से करके यहाँ तक कर दिया, कम कर दिया, आधी कर दी जाए, तो अब ये कितने मिनट में आ जाएगा, 5 मिनट में आ जाएगा, उसी दूरी से चलता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर मान के चलिए तरंग आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है ना। तो पहले अगर मान के चलिए यहाँ, तो ये हमने देखा था, इसमें अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा आवृत्ति क्या होगी। अभी इसी अगर 10 मिनट में देखेंगे तो ये चक्कर 2 लगा देगा, नहीं लगा देगा यहाँ पर, भाई पहले एक ही लगा रहा था 10 मिनट में, अब ये है जब 5 मिनट में लगा रहा है तो 2 चक्कर लगा देगा 10 मिनट में। तो ये कह रहे हैं कि तरंग की जो आवृत्ति है और तरंग दैर्ध्य की लंबाई, जो तरंग दैर्ध्य है उसमें उल्टा अनुपात होता है, यानी उल्टा संबंध होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो है तरंग आवृत्ति अगर बढ़ रही है किसी की, ठीक है ना, तो उसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या होगी, वो कम होती चली जाएगी, है ना। तो ये होता है बढ़ने का, आवृत्ति मतलब है उनकी संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब है उसकी जो है लंबाई घट रही है। तो बस यही होता है दोनों के संबंध। उक्त तो किरणों की तरंग दैर्ध्य क्रम से आरोही क्रम में होती है ना। अब हम बात करेंगे, देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने देखा था ना यहाँ पर आवृत्ति जो है ऐसे देखा था, इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा थी, इसकी आवृत्ति उसके बाद है ऐसा करके। तो जब आवृत्ति बाद है इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जब आवृत्ति बढ़ी है इसका मतलब क्या होगा, सबसे कम जो है यहाँ पर क्या होगी, तरंग दैर्ध्य होगी, है ना। भाई इसका सीधा संबंध है ना, उल्टा संबंध है ना यहाँ पर तरंग दैर्ध्य में। तो यहाँ पर अगर आवृत्ति ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, तो तरंग दैर्ध्य किसी होगी, सबसे कम होगी यहाँ पर, है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर जो रेडियो तरंगे हैं, तो इसकी जो है तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगी, जबकि जो है आवृत्ति सबसे कम होगी इनमें, अगर इनकी बात करें हम तो टोटल जितने भी हैं ये, है ना। तो इस तरह से होता है। अतः उक्त किरणों की तरंग दैर्ध्य जो है क्रम से आरोही बढ़ते क्रम में होती है। तो ये हमने देखा। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर तरंग की आवृत्ति और गति। अब आवृत्ति और गति यानी चार में सीधा संबंध होता है ना। भाई आवृत्ति और गति में क्या होता है, जितनी तेज चलोगे इतनी आवृत्ति बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि चाल में और यानी उसकी गति में और आवृत्ति में कैसा होता है, सीधा संबंध होता है। भाई जाहिर सी बात है, जितना तेज चलोगे इतनी तो संख्या बढ़ जाएगी, तुम्हारी आवृत्ति संख्या बढ़ जाएगी, यानी जितने चक्कर ज़्यादा लगाओगे जितनी तेज चलोगे। तो ये जाहिर सी बात है कि गति और जो है यानी उसकी चाल में और आवृत्ति में जो है कैसा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। ये मुख्य मतलब इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर पॉइंट बताया आपको। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो प्रमुख तरंगे हैं उनका संक्षिप्त विवरण देखेंगे यहाँ पर। आइए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर भूकंपीय तरंगों की। भूकंपीय तरंगे यानी सिस्मिक वेव्स कहते हैं। भूकंपीय तरंगों की खोज की अगर हम बात करते हैं तो खोज किसने की थी, इसको देखते हैं। भूकंपीय तरंगों की खोज जो है रॉबर्ट मोलेट द्वारा की गई थी। इनमें जो है भूकंपीय तरंगों के वेग और ऊर्जा तीव्रता में विपरीत संबंध होता है ना। क्या होता है, ऊर्जा तीव्रता में विपरीत संबंध होता है। जैसे हमने देखा था ना अभी, वहाँ पर हमने देखा था कि चाल और तीव्रता में कैसा मतलब जो आवृत्ति है और उसकी तीव्रता में कैसा संबंध था, वहाँ पर ऊर्जा तीव्रता में कैसा संबंध था, वहाँ पर सीधा संबंध था ना। और हमने यहाँ पर देखा था कि आवृत्ति और गति में भी कैसा संबंध होता है, भाई जितनी ज़्यादा तेज चलोगे इतनी आवृत्ति बढ़ेगी। तो वहाँ पर क्या बता रहे हैं, उसका सीधा संबंध है। लेकिन भूकंपीय तरंगों का यह मसला होता है कि वेग और ऊर्जा तीव्रता में कैसा संबंध होता है, विपरीत होता है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भूकंपीय तरंगें ऐसी होती हैं जिसमें जो है वेग और ऊर्जा तीव्रता में कैसा संबंध होगा, यहाँ पर उल्टा होगा, विपरीत होगा। यानी जितना वेग कम होगा उसका जो है ऊर्जा तीव्रता उतनी ही ज़्यादा होगी। ये ध्यान रखिएगा आप भूकंपीय तरंगों में, है ना। ये भूकंपीय तरंगों की मुख्य विशेषता है। इसके बाद में बात करेंगे यहाँ पर, देखिएगा इसमें दो अलग अलग तरीके की हैं। तो कैसे होती हैं, इसको जो भूकंपीय तरंगें हैं इनके रूप में देखेंगे हम अलग अलग। एक इसकी होती है प्राथमिक, एक होती है द्वितीय, एक होती है तृतीय। यानी कि प्राथमिक होती है मतलब प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और जो हमारी लोअर वाली होती है ना, तो लेयर वेव्स कह सकते हैं इसको, लो वेव्स यानी जो धरातल पर होती हैं। तो वो अगर हम बात करें, देखिएगा जैसे कि हमने देखा कि इसका जो वेग होता है ना, प्राथमिक वाले का वेग, अब प्राथमिक वाले का वेग जो होता है वो सर्वाधिक होता है। वेग क्या होता है, वो सर्वाधिक होता है।
अब हम कहेंगे यहाँ पर जो हमने बेग में और इसमें क्या अंतर देखा था, उसकी तीव्रता में उल्टा संबंध देखा था ना यांत्रिक उसके भूकंपीय तरंगों के संबंध में। तो जब यहाँ पर इसका बेग अधिक है, इसका मध्यम है, इसका न्यूनतम है, तो अगर हम बात करते हैं ऊर्जा की तीव्रता की, तो जाहिर सी बात है बेग में और यहाँ पर ऊर्जा तीव्रता में कैसा संबंध है, न्यूनतम यानी उल्टा संबंध है। तो अगर ये सर्वाधिक है इसकी बेग, तो इसका जो ऊर्जा तीव्रता है वो कैसी होगी, न्यूनतम होगी। यहाँ मध्यम है तो यहाँ मध्यम ही रहेगी। यहाँ पर न्यूनतम है अगर इसका वेलोसिटी मतलब जो बेग है, तो इसकी जो कह सकते हैं ऊर्जा तीव्रता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए तरातलीय जो वेव्स होती हैं ना, वो सबसे खतरनाक विनाशकारी होती हैं। अब इनके संचरण के माध्यम की बात करते हैं तो देखिएगा जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वो तीनों में चलती हैं, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी, है ना, ये तीनों में गमन कर सकती हैं। अगर हम मध्यम की बात करें तो द्रव से नहीं गुजरती है, यानी जो है द्रव से नहीं गुजरती। हम इसका याद रखने का सीधा सीधा मसला कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ठोस से क्या बनता है, ठोस से बनता है द्रव, द्रव से बनता है गैस, सामान्य रूप से तो यही होता है। तो ठोस यानी हमारे सॉलिड, और उसके बाद लिक्विड, और उसके बाद हमारा क्या था, गैस, है ना। तो ये कह रहे हैं, देखिए हमने यहाँ पर ये तीनों हैं, यानी प्राइमरी सेक्टर, अगर हम प्राइमरी की बात करें तो तीनों में गमन करेंगे। सेकेंड की बात करें, सेकेंडरी की, तो ये इसमें गमन नहीं करेंगे, इसमें और इसमें करेंगे, है ना। और तीसरे की बात करें तो ये ठोस द्रव तीनों में कर सकती हैं। तो टर्सरी यानी जो टर्सरी वेव्स होती हैं तृतीयक, तो हमारी जो है प्राइमरी और टर्सरी जो है वो तीनों में गमन करती हैं, जबकि जो है सेकेंडरी जो है वो मिडिल वाली में, मैंने कहने मतलब जो है वो जो है द्रव में नहीं गुजर सकती। तो ये ध्यान रखने की बात होती है थोड़ी सी। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं और इसी तरह से जो है यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग, है ना। तो कन्फ्यूज मतलब यहाँ पर एक तरीके से हम यहाँ पर याद रखना है कि कौन सी जो है वेव्स किस माध्यम में गुजर सकती है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर भूकंपीय तरंगों की यांत्रिक अनुदैर्ध्य दोनों होती हैं, तो यांत्रिक भी हो सकती हैं और वो अनुदैर्ध्य भी हो सकती हैं, है ना। तो हमने देखा अनुदैर्ध्य कौन सी होती हैं, प्राइमरी, है ना, और जो जो अनुप्रस्थ होती हैं वो दूसरी होती हैं, यांत्रिक वाली, है ना। तो ये है। अच्छा, ध्वनि तरंगे की हम बात करें तो ध्वनि तरंगे क्या होती हैं इनको समझते हैं। उक्त ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे हो सकती हैं। जैसे कि हमने देखा था यांत्रिक तरंगे ध्वनि तरंगे कैसी हैं, अनुदैर्ध्य हैं, है ना। और साथ ही साथ जो है अनुदैर्ध्य होने के साथ साथ क्या है, ये यांत्रिक हैं। यांत्रिक मतलब है इनके माध्यम की आवश्यकता होगी, अन्य अगर माध्यम नहीं है तो क्या होगा, ध्वनि तरंगे गमन नहीं कर सकती। सिंपल बात है ना। ध्वनि तरंगे आवृत्ति के आधार पर निम्न प्रकार हो सकती हैं, है ना। तो देखिएगा कैसे कैसे हो सकती है, ज़रा देखेंगे इसको। इसके जो है रूप हैं 3 प्रकार से देखेंगे इसको, ऐसा करके देखते हैं। एक होती है अवश्रव्य। अवश्रव्य का मतलब देखिए इंफ्रासोनिक। अब अवश्रव्य होती है इंफ्रासोनिक, एक होती है श्रव्य, एक होती है प्रश्रव्य। अब इनकी अगर अवश्रव्य की बात करें तो इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है ना वो 20 हर्ट्ज से भी कम होती है ना। फ्रिक्वेंसी क्या होती है इनकी, फ्रिक्वेंसी मतलब आवृत्ति सीमा, है ना। तो क्या होती है इनकी आवृत्ति जो होती है वो क्या होती है इनकी 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। यानी 1 सेकंड में इनकी जो संख्या है वो कितनी हो सकती है, 20 से भी कम होती है ना। तो ये है, तो इनकी आवृत्ति सीमा होती है। अगर हम बात करें इसका जो जैसे कि हम जानते हैं आवृत्ति में, भाई जाहिर सी बात है ना, आवृत्ति में देखेंगे इसका जो आवृत्ति है वो क्या है, आवृत्ति सीमा क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है, 20 हर्ट्ज से कम है। इसमें अगर हम बात करें ऊर्जा और तरंगदैर्ध्य की, तो देखिएगा ऊर्जा न्यूनतम होती है, ऊर्जा न्यूनतम होती है। क्यों, क्योंकि आवृत्ति सबसे कम है। जैसे कि हमने देखा था ना, अभी आवृत्ति में और ऊर्जा जो उसकी मतलब कह सकते हैं उसकी तो ताकत है ना, ऊर्जा की मतलब उसकी तरंग की, तो उसमें क्या होता है, सीधा संबंध होता है आवृत्ति में और उसकी ऊर्जा क्षमता में, है ना। तो ये है। अब यहाँ पर जब इसकी जो है कह सकते हैं हर्ट्ज है, यानी इसका जो 20 हर्ट्ज है, इसका मतलब जो है उसकी आवृत्ति में, और यहाँ पर क्या है इसकी निम्नतम है, तो हम कह सकते हैं इसकी जो ऊर्जा है वो भी यहाँ पर कम से कम है ना। तो ये है। अब ये विशेष रूप से क्या होती है, देखिए विशेषता क्या है इनका। ऐसे जो है गेंडा, हाथी, व्हेल जो है विशेष संपर्क लिए जो है इन क्या करते हैं, इन तरंगों का इस्तेमाल करते हैं संपर्क के लिए। कौन, गेंडा, हाथी और व्हेल, इस तरह के जो जीव हैं वो क्या करते हैं, विशेष संकेत देते हैं। संकेत के माध्यम से जो है इसका क्या करती हैं, संपर्क के रूप में जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। श्रव्य कौन सी होती हैं, श्रव्य होती हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, है ना। तो अब इनकी जो अगर बात करें इनकी ऊर्जा जो है कैसी होती है, ऊर्जा मध्यम रूप में होती है। अब इसमें क्या होता है, मनुष्य और लगभग सभी जीव जंतु सुन और उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें जो है लगभग सभी जीव जंतु और जो है मनुष्य जो है इसको क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। और वहाँ पर हमने देखा कौन अवश्रव्य कौन उत्पन्न करते हैं, खासतौर से गेंडा, हाथी और व्हेल मछली जो है वो मतलब व्हेल करते हैं, है ना। तो ये है। इसके बाद आती है हमारी प्रश्रव्य, यानी प्रश्रव्य कौन सी होती है, अल्ट्रासोनिक। इनकी जो आवृत्ति होती है ना वो 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है। अब इनकी ऊर्जा कैसी होगी, भाई जाहिर सी बात है इनकी आवृत्ति ज़्यादा है तो ऊर्जा कैसी होगी, ज़्यादा होगी।
तो ऊर्जा अधिकतम होती है। तरंगदैर्ध्य क्या होगी? न्यूनतम होगी। जैसे हमने देखा था ना भाई, जो तरंगदैर्ध्य में और हमने आवृत्ति में उल्टा संबंध देखा था, तो यह तरंगदैर्ध्य कैसी होगी? उल्टी होगी। तो यहाँ ये है ना। तो ये ध्यान रखने की बात है हमें यहाँ पर देखा। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे हम चमगादड़ डॉल्फिन विशेष संपर्क के लिए जो है ये उत्पन्न कर सकते हैं। इनके द्वारा जो है ये क्या हो सकती हैं? अल्ट्रासोनिक जो है वो मतलब वेव्स जो है वहाँ पर जनरेट करती हैं, है ना। तो ये हुआ। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पर ध्वनि तरंगों का प्रयोग उनके उपकरण तकनीकों में क्या क्या होता है, जरा बात करते हैं, है ना। देखिएगा, सोनोग्राफी प्रणाली ध्वनि परावर्तन सिद्धांत पर जो है आधारित होती है और मानव शरीर में हो रही जो है गतिविधियों, विशेषतः गर्भाशय की जांच में जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है सोनोग्राफी का। इसका मतलब है साउंड वेव्स जो है इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बाद में आता है हमारा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में भी जो है ध्वनि परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करती हैं और ये जो है ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। मानव शरीर में पथरी, ट्यूमर, आंत, कलेजा और इस तरह से जो है हमारी जो बहुत कई सारी चीज़ें होती हैं, उनका जो है क्या करती हैं, वो स्कैन करती हैं, पता लगाती हैं, अल्ट्रासाउंड। और उसके बाद आती है सोनार। तो सोनार को अगर हम देखें, सोनार में भी जो है इसका जो अगर बात करें, लुईस निम्सन द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया था। ध्वनि परावर्तन सिद्धांत पर जो है ये भी कार्य करती हैं। इसकी जांच की अगर हम बात करें, इसकी जांच में रडार की अपेक्षा शुद्ध और स्पष्ट होती हैं, क्योंकि इसमें साउंड वेव होती हैं। सामान्यतः पानी के अंदर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे, देखिए ईको हमने बताया था ना पहले भी, जो ईसीजी के माध्यम से, और इसमें जो है ईको होती हैं, तो जो हार्ट की जो वैद्युत गतिविधि होती है उसका जो है चित्रण करती हैं। तो वही है, ध्वनि परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करती है और जो है हृदय की वैद्युत गतिविधि का चित्रण करती है। और ये जो है ईसीजी से अच्छी और शुद्ध मानी जाती है, स्पष्ट मानी जाती है ईको प्रणाली, है ना। तो ये ध्वनि तरंगों के सिद्धांत, तो ध्वनि तरंग हैं, उनके उपयोग हैं, उनकी तकनीक है। तो कौन सी किस तकनीक पर आधारित होती है ये हमने देखी। सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, सोनार और इको, ये जो है हमारे किस सिद्धांत, किस पर साउंड बेस होती हैं इसमें, है ना। तो ये हमने देखा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो हमारी हैं, हमने देखी थी ना हमें गामा, एक्सरे वगैरह। तो हम बात करेंगे शुरुआत यहाँ पर गामा तरंगों की। तो गामा रेज जो होती हैं वो होती हैं हमारी, इसकी जो अगर बात करें, सबसे पहले जो है इसका मतलब खोज की बात करते हैं, तो इसका जो है इन्वेंशन किसने किया था? हेनरी वैकुलर ने किया था, है ना। तो इसकी विशेषता की अगर हम बात करते हैं, तो इनकी आवृत्ति कैसी होती है? जैसे कि हम जानते हैं सर्वाधिक होती है। अब जब सर्वाधिक आवृत्ति होती है, इसका मतलब क्या हुआ? फलतः जो है ऊर्जा तीव्रता सर्वाधिक होगी, है ना भाई। फलतः ऊर्जा तीव्रता, क्योंकि ऊर्जा तीव्रता में और आवृत्ति में सीधा संबंध होता है ना। तो यहाँ की जो ऊर्जा तीव्रता है वो सबसे ज़्यादा होती है जो हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। इसके बाद में अगर प्रयोग की बात करें, तो देखिएगा किस किस में होती हैं? फोटोग्राफी प्लेट में होती हैं। जो आपका जो फूड प्रोसेसिंग होती है ना, उसमें भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और नाभिकीय रिएक्टर में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है गामा रेज का, है ना। तो ये हुई। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर एक्सरेज। तो देखिएगा एक्सरेज जो है दूसरे नंबर की आती है, जिसकी जो है तरंगे किससे, आवृत्ति किससे कम होती है? हमारी गामा से। तो हम बात करेंगे, देखिए सबसे पहले खोज की, तो विलियम रोन्टगन जो है इनकी जो है एक्सरे की खोज की गई थी। इनकी अगर हम बात करते हैं, आवृत्ति जो है एवं ऊर्जा तीव्रता गामा की किरणों से क्या होती है? कम होती है। जैसे हमने देखा ना, क्योंकि गामा जो है सबसे ज़्यादा उनकी आवृत्ति होती है, सेकंड नंबर पर आती है एक्सरे, हमने देखा था वहाँ पर, है ना। तो ये होती है, और इनकी ऊर्जा तीव्रता क्या हो जाएगी? गामा से कम हो जाएगी। अगर इसके प्रयोग की बात करें, तो देखिएगा एक्सरे मशीन में जो है अस्थि, मांसपेशियाँ, ऊतकों की जाँच करने में होता है। सीटी स्कैन में भी होता है, जैसे हमने देखा था। कंप्यूटराइज टोमोग्राफी यानी मस्तिष्क का, फेफड़ों का आदि के जो है गहन जाँच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा एंजियोग्राफी मशीन में जो रुधिर संचरण होती है रक्त नलिकाओं की जाँच में, प्रयुक्त धागेनुमा तार यानी कैथेटर डायल कराता है, उसमें भी जो है एंजियोग्राफी मशीन में भी जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है? एक्सरे का। ईईजी में भी जो है एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है ना। हमने देखा ईको में क्या होता है? साउंड वेव्स का इस्तेमाल होता है ना। तो ये है, तो ईईजी, सीटी स्कैन, एक्सरे और एंजियोग्राफी, ये एक्सरे किरणें होती हैं जिसका जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पर पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रा वायलेट रेस। अब इनकी जो है खोज की बात करें, तो जॉन जो है विलियम रिटर जो है इसके द्वारा जो है क्या किया गया था? इनकी खोज की गई थी। इनकी अगर हम बात करें, इनकी विशेषता क्या है? इनकी आवृत्ति और ऊर्जा जो है गामा और एक्सरे से कम होती हैं, जैसे हमने देखा, क्योंकि तीसरे नंबर पर आ गई। इनके प्रयोग की बात करें, तो अदृश्य लिखावट, है ना, जो हमारी जो है कैसी इनविजिबल जो राइटिंग होती है उसके लिए प्रयोग की जाती हैं। फिंगरप्रिंट में की जाती हैं, जाली दस्तावेज की जांच में प्रयुक्त की जाती हैं, और कभी कभी जो है सिकाई की जाती है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ जो है जो वाटर प्यूरीफायर होते हैं ना, आरओ, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ जो है हमारी जो फूड प्रोसेसिंग होती है, जो फूड प्रिजर्वेशन होता है ना, तो उसमें भी जो है अल्ट्रा वायलेट जो होती हैं वो रेज इस्तेमाल की जाती हैं, है ना। तो ये होता है।
आगे हम बात करेंगे, देखिएगा दृश्य प्रकाश किरणें। दृश्य प्रकाश किरणें में देखिएगा तो इनकी अगर हम बात करें खोज की, तो ये सर आइजैक न्यूटन जो है इसके द्वारा खोज की गई थी। इसकी अगर हम बात करें मुख्य विशेषता क्या है, तो देखिएगा हमने देखे गामा के बाद में हमने कौन सी देखी थी, एक्सरे, है ना। भाई एक्सरे के बाद में कौन सी देखी, अल्ट्रा वायलेट, तो ये उसके बीच में आ जाती हैं। 7 अगर हम थी हमारे पास में, तो ये 7 में कौन सी है, बीच में है। तो आवृत्ति और ऊर्जा पराबैंगनी से भी कम होती है, हमने अभी देखा था पराबैंगनी, है ना। इसके अगर हम बात करें प्रयोग की, तो प्रयोग देखिएगा दूरसंचार में होती हैं, है ना। भाई टीवी में जो यूज़ होती है ना वही होती हैं, टीवी में, फोटोग्राफी में, लेज़र में। तो ये इस तरह से जो है दृश्य प्रकाश किरणें होती हैं जिनका जो है इस्तेमाल किया जाता है। लेज़र की अगर हम बात करें, इसका क्या फुल फॉर्म होती है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ द रेडिएशन। ये हम पहले भी मतलब जो साइंस एंड इंट्रोडक्शन है वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर हमने जितनी भी टेक्निक है ना और जितने भी साइंटिस्ट हैं उनकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो हमने मतलब कवर की हैं। तो चैप्टर है हमारा साइंस एंड इंट्रोडक्शन, यानी कि सामान्य विज्ञान एक परिचय, उस चैप्टर में जाके देखिए, पहला चैप्टर है। तो वहाँ पर हमने बताया है पूरी अच्छी तरीके से। वहाँ पर जो है कौन से विद्वान वैज्ञानिक, उनकी जो इंस्ट्रूमेंट और कुछ ऐसी तकनीकें हैं वहाँ पर हमने, और प्रिंसिपल्स वगैरह वहाँ पर हमने जो है कवर किए हैं। और यहाँ पर जो है हम उनको अच्छी तरीके से और यहाँ पर कवर कर रहे हैं, है ना। तो देखिए इनकी अगर बात करें तो देखिएगा ये रूबी क्रिस्टल से उत्पन्न होती हैं, जैसा कि हम जानते हैं उत्पन्न होती हैं। टैटू, कैंसर, पथरी का नष्ट करने में जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इस तरह से लेज़र किरणें जो है इसमें इस्तेमाल की जाती हैं, है ना। आगे बात करते हैं, यहाँ पर अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड। अवरक्त की बात करें तो विलियम हर्शले द्वारा जो है इसका इस्तेमाल मतलब इन्वेंशन खोज की गई थी। इनकी अगर हम बात करें, प्रवृत्ति, आवृत्ति और ऊर्जा जो है दृश्य प्रकाश से कम होती है ना। तो ये कितने नंबर पर आ गई हमारे पास में, 5वें नंबर पर, है ना। तो ये अगर हम बात करते हैं आरोही क्रम में इस तरह से बढ़ती हुई आती हैं। मुख्य प्रयोग क्या होता है, टीवी का रिमोट कंट्रोल। आपने जो टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है ना, तो उसमें जो इस्तेमाल की जाती हैं तो यही होती हैं अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड। इसके बाद कोहरे को धुंध के पार देखने वाली जो युक्ति में, यानी कोहरा आ रहा है, कहीं धुंध हो रही है, तो हमारे जो खास तौर से इस्तेमाल की जाती हैं ये किरणें इस्तेमाल की जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा जो पुलिस डिटेक्टर होते हैं ना, उनके पास में इस तरह की मशीन होती है कि कोहरे में और धुंध में जो है वो दूरी का भी पता लगाते, मतलब सॉरी, जो कोहरा और धुंध में होते हैं जो वाहनों में लगाई जाती हैं ताकि जो है उससे आस पास देखा जा सके। तो कोहरे में और धुंध में जो है पार देखने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। रोगी की लिखावट, रोगी की जो है सिकाई में, है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है। रात्रि दृष्टि में जो रात्रि विजन लाइट होती है उसको भी जो है नाइट विजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगों की बात करें, माइक्रोवेव्स, तो हेनरिक हर्ट्ज द्वारा जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनकी अगर हम बात करें, इनकी आवृत्ति और ऊर्जा जो है अवरक्त तरंगों से भी कम होती है ना। तो ये होते हैं। इसके हम यूज़ की बात करते हैं, देखिएगा यूज़ कहाँ कहाँ होती हैं। यूज़ होती हैं इसकी मेजर तकनीक में, है ना। तो मेजर तकनीक में होती हैं, क्योंकि मेजर मतलब वही है आपकी लेज़र मेजर यानी माइक्रोवेव यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही हैं। माइक्रोवेव ओवन में होती हैं, जलीय कणों में ऊर्जा का संचारण, भोजन गर्म करना। यानी आपने देखा होगा माइक्रोवेव जो होता है ना, ओवन में भी मतलब ओवन में कौन सी रेस का इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रोवेव का, है ना। तो ओवन का मतलब फुल फॉर्म है उसका, मतलब जो पूरा नाम है माइक्रोवेव ओवन ही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वहाँ पर क्या होता है, माइक्रोवेव जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और माइक्रोवेव में आपने देखा होगा, अगर मान के चलिए ये माइक्रोवेव है ना, माइक्रोवेव में आपने समोसा रख दिया है गर्म करने के लिए, और वो प्लेट में रखा है, स्टील की प्लेट में रखा है। अब ये समोसा तो गर्म हो जाता है, स्टील गर्म नहीं होता, ये जो प्लेट है वो गर्म नहीं होती है। इसका मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण ये है कि जो हमारी माइक्रोवेव्स है ना, वो जो जलीय पदार्थ है उसको गर्म करती हैं, ना कि जो धातु है उसको, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जो ऊर्जा का संचरण होता है ना, तो ऊर्जा का संचरण जो है खाद्य पदार्थों में होगा, न कि जो है उसकी किसमें, जो हमारी स्टील या धातु की चीज़ें हैं, बल्कि किसमें होता है, ये जल संचारित जो चीज़ें होती हैं उसमें संचरण करती हैं, है ना। तो ये होता है, इसलिए जो है वहाँ का समोसा गर्म हो जाता है, प्लेट गर्म नहीं होती है ना। तो इसका मुख्य यही है कि जो है ख़ास तौर से क्या होता है, माइक्रोवेव क्या करेंगी, वो वहाँ पर जो है स्टील या धातु की चीज़ों में जो गमन नहीं करती, बल्कि किस में करती हैं, इसमें करती हैं, है ना। तो ये होता है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर और क्या है, देखिए बेतार संचार, यानी जो हमारी वायरलेस होती है ना, संचार, वायरलेस जो कम्युनिकेशन है उसमें भी जो है माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो माइक्रोवेव उपग्रह द्वारा डेटा संप्रेषण में भी, विमान परिचालन में हेतु रडार में भी। तो इस तरह से जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसका इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोवेव का। अगर हम बात करें मेजर मतलब माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका इस्तेमाल किया गया जाता है कैंसर में, पथरी में, टैटू में आदि में नष्ट करने में किया जाता है। जिस तरह से लेज़र का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से हम इसमें जो है मेजर का इस्तेमाल भी करते हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर रेडियो तरंगें,
एक आती है हमारी रेडियो तरंगें। देखिएगा, रेडियो तरंगें की बात करेंगे तो रेडियो तरंगें किसने की थी? जी मार्कोनी। जैसे हम जानते हैं कि जो मार्कोनी है उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था ना, तो वही है ये। इनकी विशेषता की अगर हम बात करें तो इनकी आवृत्ति ऊर्जा जो है सबसे कम होती है। जैसे कि आवृत्ति सबसे कम है तो इसका मतलब ये है कि ऊर्जा भी सबसे कम हो गई, है ना। लेकिन तरंगदैर्ध्य क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कि हमने देखा था ना कि आवृत्ति में और तरंगदैर्ध्य में क्या होता है? उल्टा संबंध होता है। तो अगर आवृत्ति सबसे कम है तो तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगी, तो ये जाहिर सी बात है, तो हमने देखा। इसके बाद में प्रयोग की अगर बात करें तो प्रयोग में क्या होता है? सूक्ष्म तरंगों विकल्प के रूप में होती है, यानी जो माइक्रोवेव्स है ना उसके जो है विकल्प के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है और मुख्य रूप से क्या होता है? देखिए, सामने से आ रही वाहन की गति मापक युक्ति में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब हम खुद देखते हैं ना कि जो है गाड़ी कितनी स्पीड से आ रही है, तो उसका जो इस्तेमाल है वो उसमें जो उसकी जो डिवाइस है ना, उस डिवाइस में किसका इस्तेमाल किया जाता है? रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ रडार में और एमआरआई में जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो रडार में भी और माइक्रोवेव में भी, सॉरी एमआरआई में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। तो ये है। अच्छा, आगे बात करेंगे तो देखिए रडार की और एमआरआई तकनीक, ये हम पहली बात कर चुके हैं, एक बार फिर से बदला देते हैं। रडार यानी रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, है ना। इसमें क्या होता है? आविष्कार रोवर वाटसन द्वारा किया गया था और ध्वनि और रेडियो तरंगें जो है प्रवर्तन सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इसमें जो है परिणाम क्या होता है? सोनार की अपेक्षा जो है कम शुद्ध और सटीक होती हैं, क्योंकि सोनार में क्या होता है? साउंड वेव का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए वो ज़्यादा शुद्ध होती हैं। सामान्यतः जल से इतर यानी पृथ्वी वायु में जो है कोई चीज़ ढूंढने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसको डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है रडार का। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एमआरआई की। तो एमआरआई जो है हमने पहले भी देखा था, एमआरआई को हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। एमआरआई जो है यहाँ पर हम बात करते हैं मानव शरीर के विशेष अंगों, मस्तिष्क, फेफड़ों आदि के चित्र के लिए, उनकी क्षति और विकार को जानने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। एमआरआई क्या होता है? सीटी स्कैन से जो है ज़्यादा शुद्ध और सटीक होता है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि सीटी स्कैन में जो है एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो है एमआरआई में जो हमारी मैग्नेटिक है ना, रेजोनेंस इमेजिंग, इसकी जो फुल फॉर्म है वो बात करते हैं, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो हमारी रेडियो तरंगें हैं वो इस्तेमाल की जाती है, मैग्नेटिक वाली। तो ये थी, इस तरह से देखा हमने। तो ये हमने देखा आज का चैप्टर यहीं पर जो है समाप्त होता है। और एक बार फिर से मैं जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण को जो है सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जो है जो हमारी जो घंटी होती है नोटिफिकेशन की, उसको भी दबा दें, ताकि जो है जो इसकी जो वीडियोज़ हैं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएं। देखिएगा, तो हम ये एक बार फिर से आपको यहाँ पर धन्यवाद कहेंगे कि आप जो है हमारी वीडियोज़ को लगातार जो है अपने माध्यम से अपने दोस्तों में और जो है इसका प्रसार कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रुकूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।